हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से विदेशों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिनसे साफ समझा जा सकता है कि अलगाववादी ताकतें भारत को कमजोर करना चाहती हैं। लगातार आ रही इन खबरों को सुनकर कहा जा सकता है कि अमेरिका, ब्रिटेन और खास तौर पर कनाडा में खालिस्तान आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। This tweet, the Canadian Foreign Minister says, and I quote, Canada takes its obligations for Khalistan supporters, and the government stands accused of inaction against terror supporters. भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने इस सिलसिले में कड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो सरकार भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों को वोट बैंक की राजनीति के चलते बढ़ावा दे रही हैं। अगर इस पर रोक न लगाई गई तो हम कड़े कदम उठाने से परहेज नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे और उससे पहले राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के दौरान भी खालिस्तान समर्थकों ने प्रदर्शन किया था। राहुल की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स घुसाए थे। भारतीय तिरंगे का अपमान करती तस्वीरें इन दिनों वहां आम देखी जा रही हैं। ये अलगाववादी विदेश में रह रहे ऐसे भारतीय सिखों को भी बर्दाश्त नहीं कर रहे जो खालिस्तान आंदोलन के खिलाफ हैं। लोग वो फोटो लेके चाट रहे हैं, ऑनलाइन रेप थ्रेट दे रहे हैं मेरी के रेप दर। मैंने कहा यार ये क्या गलती कर दी मैंने, यार मैंने खालिस्तान के बारे में तो कुछ बोला नहीं। अभी 18 जून को कनाडा में रहकर भारत विरोधी गतिविधियां चलाने वाले खालिस्तान टाइगर फोर्स के स्वयंभू चीफ हरमीत सिंह निज्जर की वहीं कनाडा स्थित एक गुरुद्वारे की पार्किंग में दो अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। निज्जर पंजाब के जालंधर का रहने वाला था और भारत में मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। एनआईए द्वारा उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। उसकी हत्या से अमेरिका कनाडा में रह रहे खालिस्तान अलगाववादियों में इस कदर बौखलाहट पैदा हुई कि इन्होंने 2 जुलाई को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मौजूद भारतीय वाणिज्य दूतावास में आग लगा दी। सिख फॉर जस्टिस का गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो अमेरिका में वकील है और सिख फॉर जस्टिस का कानूनी सलाहकार भी, एक कार एक्सीडेंट में उसके मारे जाने की खबर और उसका खंडन भी चर्चा में रहा। दोस्तों, 80 के दशक में शुरू होने वाला हिंसक खालिस्तानी आंदोलन जो 90 के दशक के बीच तक दम तोड़ चुका था, एक आम सिख की सहानुभूति इस आंदोलन के साथ नहीं रही। तो फिर क्या कारण है कि इस आंदोलन की आज एक बार फिर देश महसूस कर रहा है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत में एक अलग खालिस्तान देश की मांग कोई नई नहीं है। अंग्रेजों के जाने के वक्त से ही सिखों की तरफ से इस तरह की मांग उठने लगी थी। सबसे पहले 1940 में खालिस्तान शब्द सुना गया। बाद में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान होने वाले भयानक दंगों के शोर में खालिस्तान शब्द कहीं खो गया, क्योंकि इन दंगों का सबसे ज्यादा असर अविभाजित पंजाब में ही पड़ा था और ये दंगा मुख्य रूप से मुसलमानों और सिखों के बीच का दंगा था। बंटवारे के बाद पाकिस्तानी पंजाब से आने वाले हजारों सिख परिवार भारत के अलग अलग हिस्सों में बस गए। सबसे ज्यादा सिख रिफ्यूजी दिल्ली में आबाद हुए। दिल्ली की करोल बाग और चांदनी चौक की लाजपत राय मार्केट में इन्हीं पंजाबियों को दुकानें अलॉट की गई थी। एक जमाना था कि दिल्ली को मिनी पंजाब कहा जाने लगा था। चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली वगैरह में पंजाबियों का बोलबाला था और पंजाबी दिल्ली की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान हुआ करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। बंटवारे के सिख मुस्लिम दंगे भी अब पुरानी बात हो गई थी। इसी बीच भाषाई आधार पर पंजाब के कुछ हिस्सों से अलग होने की मांग उठने लगी, जिसमें एक था हरियाणा और एक हिमाचल, जो कि पंजाब के मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग भाषा और संस्कृति रखते थे। राज्य के पुनर्गठन से पहले शिरोमणि अकाली दल ने 1960 के दशक की शुरुआत में ही सिखों के लिए स्वायत्तता का मुद्दा उठाया और पंजाब में इसके लिए जनमत तैयार करने का काम किया। अकाली दल भारत से अलग किसी खालिस्तान देश की मांग नहीं कर रहा था, बल्कि पंजाब के लिए जम्मू कश्मीर राज्य जैसे अधिकारों की मांग कर रहा था। डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान पहले सिख नेता थे जिन्होंने अलग खालिस्तानी राष्ट्र की मांग की।
बाद में वो ब्रिटेन में बस गए और वहीं से अलग खालिस्तान देश के लिए समर्थन जुटाते रहे। उस समय तक कांग्रेस के पास पंजाब में जमीनी स्तर के ईमानदार और समाज सेवी सिख नेता थे, जिनके कारण पंजाब राज्य में उसका मजबूत असर रहा। लेकिन धीरे धीरे शिरोमणि अकाली दल की पेट भी पंजाब में मजबूत हो गई। अपनी सरकार बनने के बाद एक बार फिर अकाली दल ने 1978 में स्वायत्तता की मांग दोहराते हुए आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव पास किया, जिसमें भारत के भीतर ही अधिक अधिकारों वाले पंजाब राज्य की बात कही गई थी। लेकिन इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने अलगाववादी दस्तावेज बताते हुए खारिज कर दिया। अकाली दल ने तो इस मुद्दे पर अपना रवैया बाद में नरम कर लिया, लेकिन कुछ अतिवादी और अलगाववादी नेता इस मांग को उठाने लगे। 1978 में ही चंडीगढ़ में कुछ नौजवानों ने खालिस्तान देश की मांग उठाते हुए दल खालसा नामक संगठन की स्थापना की। इन्हीं नौजवानों में से एक जरनैल सिंह भिंडरावाला ने बाद में इस अलगाववादी आंदोलन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और 1980 से यह आंदोलन हिंसक हो गया। प्रशासन द्वारा इस हिंसक अलगाववादी आंदोलन को कुचलने के लिए की जाने वाली सख्तियों के चलते आम सिखों की सहानुभूति भी इस आंदोलन को मजबूत बनाने लगी। अपनी सुरक्षा के लिए भिंडरावाला ने सिखों के पवित्र स्थल अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को हेडक्वार्टर बनाया, जहां सुरक्षा बल नहीं जा सकते थे। आखिरकार 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से एक बड़ी सैन्य कार्यवाही की इजाजत दी, जिसमें जरनैल सिंह भिंडरावाला अपने कई सहयोगियों के साथ मारा गया। साथ ही कई निर्दोष नागरिकों की जानें भी गईं और सेना के 83 जवान भी इस कार्यवाही में शहीद हुए। स्वर्ण मंदिर की इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिससे दुनिया भर के सिखों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 4 महीने बाद ही अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। इसके बाद की प्रतिक्रिया में देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए, जिसमें सिखों का कत्लेआम किया गया। इस नरसंहार के बाद खालिस्तान आंदोलन को पंजाब के बाहर के सिखों की हमदर्दी मिलनी कम हो गई और लगातार सख्त कार्यवाही के चलते पंजाब में भी यह आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। 1995 तक आते आते लगभग खत्म सा हो गया। हालांकि कई संगठन और नेता शांतिपूर्ण तरीके से इसकी मांग आज भी करते हैं, जिनमें से एक संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान भी हैं। लेकिन 2007 में बना अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस एक ऐसा संगठन है जो आज भी अलग खालिस्तान देश के लिए काम करता है। इस संगठन को भारत सरकार द्वारा 2019 में यूएपीए कानून के तहत एक अलगाववादी संगठन मानते हुए बैन कर दिया। दोस्तों, ये तो थी इतिहास के झरोकों से कुछ मोटी मोटी जानकारियां। अब बात करते हैं आज की कि कैसे ये जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया। इसमें कोई शक नहीं कि अपने अपने यहाँ विरोध के अधिकारों की मजबूत परंपराओं के चलते अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में किसी भी मांग को लेकर आवाज उठा रहे लोगों को रोका नहीं जा सकता। लेकिन सिखों की भारी आबादी के चलते कनाडा में वोट बैंक भी इसकी एक वजह है। हालांकि ब्रिटेन और अमेरिका में ये कारण नहीं तो फिर और कौन से कारण हैं? इसे अच्छे से समझने के लिए आइए एक बार फिर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। डॉक्टर जगदीश सिंह चौहान के एक अलग खालिस्तान देश की मांग या अकाली दल द्वारा भारत के भीतर ही एक स्वायत्त राज्य की मांग के समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी देश की सबसे ताकतवर नेता थी। पाकिस्तान को तोड़कर अलग बांग्लादेश बनाने का सेहरा भी उनके सर पर था। कहा जाता है कि तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा कहा था। जबरदस्त जन समर्थन और सत्ता की ताकत ने उन्हें तानाशाह बना दिया। उस समय वे बिल्कुल आज की भाजपा की तरह वन मैन आर्मी हुआ करती थी। किसी से भी सलाह मशवरा किए बगैर अपने फैसले थोपती और मनवाती थी। कितने ही राज्यों की सरकारों को हटाकर उन्होंने राज्यपाल शासन लगा दिया। आर्टिकल 356 जो केंद्र को किसी भी राज्य में राज्यपाल शासन लगाने का अधिकार देता है, इस पावर का सबसे ज्यादा उपयोग या फिर दुरुपयोग श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, वो भी लगभग 50 बार। आंध्र प्रदेश की चुनी हुई एनटीआर सरकार और करुणानिधि जैसे दिग्गजों की सरकार भी उन्होंने गिरा दी।
उन पर ये आरोप भी लगे कि पंजाब में अकाली दल को कमजोर करने के लिए उन्होंने भिंडरावाला को इस्तेमाल किया। अपने विरोधियों को जेल भेजने में वो जरा भी झिझकती नहीं थी। पंजाब की समस्या सिखों के बीच ईमानदार लीडरशिप को बढ़ावा देकर या अकाली दल को पंजाब की सत्ता सौंपकर आसानी से सुलझाई जा सकती थी, लेकिन अपनी जिद्दी स्वभाव के चलते वो किसी तानाशाह की तरह व्यापार करती थी। यहां तक कि पूरे देश में कांग्रेस की राज्य सरकारें भी उस समय दिल्ली से ही चलाई जाती थी। उनके समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को तो राजनीतिक गलियारों में एनडी यानी नई दिल्ली तिवारी कहा जाने लगा था। आज देश में लगभग वैसा ही राजनीतिक माहौल है। मोदी जी वन मैन आर्मी हैं जो किसी की सुनना पसंद नहीं करते। अपनी सरकार बनाने या चलाने के लिए सभी राजनीतिक नैतिकताओं को ताक पर रख दिया जाता है। कभी भी किसी भी पार्टी को तोड़ लिया जाता है। कोई भी भ्रष्टाचारी जब भाजपा में आता है तो दूध का धुला हो जाता है। पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, अब महाराष्ट्र में यही सब देखा जा रहा है। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप, एनसीपी को नेचुरल करप्ट पार्टी और अजीत पवार को चक्की पीसिंग एंड पिसिंग कहने वाले अब इसलिए चुप हैं कि ये सब अब भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल कर आ गए हैं। आल्यानंतर अजित दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी घबरा रहे हैं कि न जाने कब उनकी पार्टी टूट जाए। लालू परिवार पर जॉब फॉर लैंड के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की आज तक जमानत नहीं हुई। एक टीवी डिबेट में सपा प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री के भोपाल वाले बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी गारंटी है कि किसी को छोड़ूंगा नहीं और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। इस पर चुटकी लेते हुए कहा, मोदी जी का और अमित शाह का मिशन है। उन्होंने शायद तय कर लिया है कि विपक्ष को भ्रष्टाचार मुक्त कर देना है। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ेंगे विपक्ष की किसी पार्टी में। इसके अलावा सबसे खतरनाक बात जो हुई वो ये कि 2014 के बाद भाजपाइयों ने मुखरता के साथ हिंदू राष्ट्र की बात उठानी शुरू करी, जिस कारण अन्य अलगाववादियों को अपनी मांगों के लिए नैतिक बल मिला। कहूंगा कि खालिस्तान टैबू सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। लाइक हिंदू राष्ट्र पे डिबेट हो सकती है, सोशलिज्म पे डिबेट हो सकती है, अदर वेज ऑफ लाइक डेमोक्रेसी पे, डिक्टेटरशिप पे डिबेट हो सकती है, तो खालिस्तान पे भी डिबेट होनी चाहिए। विदेशों में भी खालिस्तान अलगाववादियों के पास सबसे मजबूत तर्क यही है। अफसोस के जनता के एक बड़े वर्ग की सोचने समझने की क्षमता को इस कदर दबा दिया गया है कि किसान आंदोलन के दौरान पंजाब के सिख किसानों को खालिस्तानी कहकर अपमानित करते हैं और एनआरसी आंदोलन के वक्त मुसलमानों को पाकिस्तानी कहकर जलील किया जाता है। अपने ही देश के लोग अपनी ही सरकार से अगर संविधान सम्मत कोई मांग करते हैं तो हम उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी, देशद्रोही कहने लगते हैं। देश को सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी देने वाली जेएनयू को राष्ट्रद्रोह का अड्डा। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको एक खास संगठन की संकीर्ण सोच के प्रचार के लिए गोद लिया गया, उसकी खुद की दृष्टि अब इतनी छोटी हो गई है कि घटिया और ओछी खबरें चलाने लगी है। कैसे? आइए हम आपको बताते हैं। हर देश की खुफिया एजेंसियां अपने देश के विरुद्ध काम करने वाली ताकतों के खिलाफ खुफिया कार्रवाई करती हैं, लेकिन इन ऑपरेशन की जिम्मेदारी नहीं लेती। ना ही उस देश की मीडिया कभी भी ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग इस अंदाज में करती है कि किसी को शक हो। लेकिन अब अपने देश में वोट बैंक की राजनीति के चलते मीडिया खुफिया ऑपरेशन की रिपोर्टिंग इस तरह से कर रही है कि जिससे अलगाववादी आंदोलन के और भड़कने की संभावना पैदा हो। देखिए ये रिपोर्टिंग कि विदेशों में बैठे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी और अपराधी कैसे एक एक करके मारे जा रहे हैं या खुद ही संदिग्ध परिस्थितियों में मर रहे हैं। भारत के वो सारे दुश्मन अब धीरे धीरे अपने आप ही मारे जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। भारत के निर्माण, उसकी एकता और अखंडता में सिखों का जबरदस्त योगदान रहा। साथ ही भारत में हरित क्रांति और अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में पंजाब का योगदान सबसे ज्यादा है। जरूरत है देश में सिखों के प्रति सकारात्मक माहौल की, ताकि अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन विदेशों में भी दम तोड़ दें। वीडियो के आखिर में हम ये कहना चाहते हैं कि
अलग अलग धर्म, संस्कृतियां, भाषाएं रखने वाले देश में एकता, अखंडता बनाए रखने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बहुसंख्यक समाज की होती है कि वो दरियादिली दिखाए। हालांकि ये काम आसान नहीं है। अपने बहुमत में होने के बावजूद नरम रवैया रखना मुश्किल और बड़ा काम है। अब तक भारत को भारत बनाए रखने में देश के बहुसंख्यक समाज का सबसे ज्यादा योगदान रहा, लेकिन पिछले 10 वर्षों में देश की राजनीति बड़े भाई को नरमदिली छोड़कर छोटे से भी ज्यादा जिद्दी और शोर मचाने वाला बनाने पर तुली हुई है। जाहिर है इससे घर को नुकसान होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।